Next topic is torque acting on current carrying rectangular loop plays in external magnetic field. मीन्स किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में एक रेक्टेंगुलर लूप, अभी हमने रेक्टेंगुलर लूप लिया है, सर्कुलर भी होगा, रेक्टेंगुलर लूप को प्लेस किया है और ये रेक्टेंगुलर लूप पे टॉर्क लगेगा और टॉर्क आप सबको पता है क्या है। अब ये चीज स्टडी करें वो प्रैक्टिकली कहाँ यूज हो रहा है। क्लास 10th में आपने इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट स्टडी किया था, ये वही कंसेप्ट है विद एक्सप्रेशन कि आखिर उस मोटर की पावर कैसे बढ़ाई जाए, उसका टॉर्क कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो एफिशिएंसी है वो कैसे इंक्रीज की जाए। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें ये सब कंसेप्ट समझना जरूरी है विद एक्सप्रेशन के साथ। तो इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट 10th में जो आपने स्टडी किया था, पता है आपको कहाँ यूज होता है? यस, वॉशिंग मशीन एंड इलेक्ट्रिक फैन एंड जो ड्रिलिंग मशीन होती है। मीन्स जो चीज़ रोटेट कर रही है वो रोटेट क्यों कर रही है? रोटेशन मोशन, यानी रोटेशन इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। यहाँ भी ये कॉइल रोटेट करेगा और उसी रोटेशन इफेक्ट यानी एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, टॉर्क का एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे और टॉर्क को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है वो आपको यहाँ से क्लियर होगा। तो आ जाते हैं इस टॉपिक में। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इन टू पोल्स के बीच में ये एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसका नाम मैंने PQRS दिया है। और जब इससे करंट I फ्लो हो रही है, ओके, जब ये करंट I फ्लो हो रही है तो इस रेक्टेंगल लूप पे टॉर्क लगेगा। क्यों लगेगा, किस कंडीशन में लगेगा, वो चीज स्टडी करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि जब कोई वायर, करंट कैरिंग वायर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो फोर्स लगता है। तो यहाँ पे एक PQ आर्म वाला वायर, एक QR है जिसके 4 आर्म है। तो वैसे जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है F इज टू होता है ILB साइन थीटा। I करंट, उस वायर की लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल वाली, और साइन थीटा L और B के बीच का एंगल। तो यहाँ पे PQ क्या है, L है। तो मैं इसके साथ अगर I हटाकर IL वेक्टर लगा दूं तो IL वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ B है ना, ये B है, B वेक्टर है। तो एंगल यहाँ कितना बनता है, 90 डिग्री। और यहाँ पे ये जो है फोर्स की डायरेक्शन भी निकालनी है। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला तो ये रहा, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट रूल क्या कहता है, FBI करंट ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब कहाँ है, अंदर की तरफ, यानी इस पे जो फोर्स F1 मान लेते हैं उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ लगेगा। ओके, अब आ जाते हैं इस QR पे। तो QR की लेंथ B है, तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में कहूँ तो IB वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। तो अभी आप इमेजिन करो ये B वेक्टर है और ये IB वेक्टर है। 3D डायग्राम है, अगर आप ऊपर से देखें तो एंगल थीटा इनके बीच में ऊपर से दिखता है, 3D डायग्राम है। IB वेक्टर इधर है और कैपिटल B इधर है। पाम रूल, क्रॉस प्रोडक्ट से इसको अप्लाई करने से बैटरी अप्लाई करो तुरंत आता है। IB वेक्टर क्रॉस कैपिटल B, थंब नीचे, यानी यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो आपकी F2 वेक्टर जो है वो डाउनवर्ड आएगी। सिमिलरली ये L है, ये भी सेम लेंथ L है, बस इसमें करंट नीचे है। तो जब इसमें करंट ऊपर है तो फोर्स अंदर की तरफ है और इसमें जब करंट नीचे है तो फोर्स बाहर की तरफ, यानी ऐसे फोर्स लगेगा। और ये फोर्स की डायरेक्शन F3 वेक्टर हो गया बाहर की तरफ। अब आ जाते हैं S से P डायरेक्शन की तरफ, S से P। तो जब QR के पैरेलल है ना ये, तो ये भी स्मॉल b लेंथ हो गया। अब इसमें करंट ऊपर ऐसे है तो फोर्स नीचे की तरफ और इसमें इधर है करंट, तो जाहिर बात है इसका उल्टा अपोजिट, ये आपका F4 वेक्टर हो गया। यानी ये 4 फोर्सेस लग रही हैं जिसमें आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पे F2 और F4। देखो 180 माइनस थीटा है तो यहाँ क्या कैंसिल होंगे, यस, साइन थीटा है ना, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा। अब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट और सेम लाइन ऑफ एक्शन है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक दूसरे की कैंसिल कर देंगे, लेकिन ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ऐसे है, ऐसे होता तो कैंसिल होता, बट ऐसे है तो क्या करेगा, घुमा देगा इसको, यानी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो आ जाते हैं डेरिवेशन की तरफ। तो हियर force on arm PQ is F1 ILB sin 90 और डायरेक्शन क्या है इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, अंदर की तरफ, दैट इज इनवर्ड।
इस प्लेन के इनवर्ड है। तो F1 आ गया आपका ILB sin 91 हो गया इनवर्ड। नाउ फोर्स ऑन आर्म QR is F2 I small b capital B sin थीटा, है ना, I small b capital B sin थीटा। डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड। तो F2 आ गया। फोर्स ऑन आर्म RS is F3 and what is F3? I L length है B sin 90, that means ILB sin 91 हो गया। और ये इनवर्ड है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड। ओके, एंड लास्ट वन फोर्स ऑन आर्म SP is F4 I small b capital B sin 180 minus theta। ओके, sin 180 minus theta। और sin 180 minus theta क्या होता है? sin theta होता है। F4 is equal to I small b capital B sin theta। ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड, अपवर्ड। तो आपको ये ऑल फोर फोर्सेस नजर आ रही हैं जो इस रेक्टेंगल ग्रुप के 4 आर्म पे लग रही हैं। इसमें आप देख सकते हो ये F2 एंड ये F4 ये कैंसिल कर देंगे बिकॉज इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन एंड सेम लाइन ऑफ एक्शन। एंड वेयर इज दिस F1 एंड F3 फॉर्म कपल। कपल क्या होता है? फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, पैरेलल हो और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन हो, तो इट फॉर्म अ क्या? कपल। और कपल है तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? टॉर्क होता है। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे हियर F2 एंड F4 cancel out each other, cancel each other because equal magnitude opposite directions, equal magnitude opposite direction same line of action। important चीज line of action same होनी चाहिए and same line of action। तो सेम लाइन ऑफ एक्शन इस वजह से कैंसिल हो गए। वेयर एज जो F1 वेक्टर है एंड F3 वेक्टर है फॉर्म कपल। ये कपल बनाएंगे और ये जो कपल है फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज ILB, बट डायरेक्शन अपोजिट है, लाइन पैरेलल बनेगी। और लाइन ऑफ एक्शन क्या है? डिफरेंट है। सेम होता तो कैंसिल होता, बट डिफरेंट है, ऐसे घुमा देगा। तो ये चीज है, इस पे फोर्स अंदर लग रही है, इस पे बाहर, तो ऐसे घुमा देगा इसको, ये चीज रोटेट कर जाएगी। तो अब ये कपल फॉर्म कर रहा है, तो फिर आगे आ जाते हैं। टॉर्क क्या होता है? सिंस टॉर्क इज इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ कपल, तो मोमेंट ऑफ कपल होता है आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड, जो फोर्स कपल बना रहे हैं, तो आइदर फोर्स मैग्नीट्यूड क्या? ILP इनटू इन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो कैसे आएगा? उसके लिए आपको 3D डायग्राम सोचना है। ऊपर से देखें तो क्या नजर आने वाला है? ऊपर से देखने पे हमें नजर आने वाला है ऐसे, इधर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। ऊपर से देखने पे हमें QR नजर आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड भी है और ये थीटा एंगल है। ऊपर से देखने पे ये F1 फोर्स नजर आएगी, ऊपर से देख रहे हो ऐसे F1 फोर्स नजर आ रही है और ऐसे F3, और ये F3 फोर्स नजर आएगी आपको। और दोनों फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन जो देख रहे हो उसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये लेंथ क्या है? QRB है, तो ये क्या आएगा? B का cos थीटा आएगा। दैट मीन्स दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? B cos थीटा। तो ये आ गया। तो देयरफॉर टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा? टॉर्क टाउ इज इक्वल टू I L और B को कंबाइन कर देते, लेंथ इनटू डेप्थ, एरिया जाएगा। तो टाउ इज इक्वल टू L इंटू बी, एरिया A, B cos थीटा। लेकिन ये थीटा इस केस के बीच का एंगल नहीं है, थीटा तो एंगल है इस
प्लेन ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड का। तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा कि आखिर इन दोनों के बीच का एंगल होना चाहिए। फिलहाल आई इंटू ए क्या होता है, आई इंटू ए होता है मैग्नेटिक मोमेंट एम बी कॉस थीटा, लेकिन ये थीटा इन दोनों के बीच का एंगल नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग इसका डायरेक्शन होगा। तो एंगल क्या होगा उसके लिए यहाँ पे डायग्राम में समझा रहे हैं हम आपको। तो जो आपका ये क्यू आर ऊपर से दिख रहा है, ये प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर होता है। एरिया वेक्टर के अकॉर्डिंग ही क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है, क्योंकि m इक्वल टू एन आई ए वैक्टर, तो m वेक्टर भी वही होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का भी ए के डायरेक्शन होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल भी है, ये थीटा एंगल तो प्लेन है उसके बीच में, इसको अल्फा मान लेते हैं। तो थीटा प्लस अल्फा 90, तो थीटा को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, तो भाई पुट कर देते हैं। तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा, एंड कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होता है, तो टाउ आ जाएगा एम बी साइन अल्फा। तो जब टाउ इक्वल टू एम बी साइन अल्फा आ गया तो टाउ वेक्टर क्या आएगा, एम क्रॉस बी वेक्टर। ओके, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी वेक्टर आ गया, ये हमने प्रूफ कर दिया। वैसे ही इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या था, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट है तो एम है, और इलेक्ट्रिक में क्या होता है पी होता है, बी की जगह ई होता है, तो वहां जैसे पी क्रॉस ई आया था यहाँ पे वही एम क्रॉस बी आ गया। ओके, बाकी यहाँ पे भी स्पेशल केस बिल्कुल वही रहेंगे जैसा कि वहां पे था कि टॉर्क मैक्सिमम कब लगेगा, स्टेबल कब होगा, तो बिल्कुल वही है। टाउ इज इक्वल टू जब आपका एम क्रॉस बी आ गया, जहाँ पे आपको पता है एम क्या है एन आई ए, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे रेक्टेंगुलर कॉइल में, एम बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दोगे तो भी टॉर्क बढ़ेगा। लेकिन कुछ चीजें एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्यों, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो मोटर ज्यादा बल्कि हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट या अदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज कर सकते हैं। एरिया बढ़ा सकते हैं तो भी एम बढ़ेगा, बट एरिया बढ़ाने से स्पेस ज्यादा लेगा। तो कुछ चीजें बढ़ाएंगे, बट ये देख करके कि बहुत ज्यादा वेट ना बढ़ जाए, बहुत ज्यादा स्पेस ना ले, तो इस तरह हम टॉर्क को बढ़ा सकते हैं, किसी मोटर के टॉर्क की यानी रोटेशन इफेक्ट को बढ़ा सकते हैं और उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पावर डिपेंड करती है टॉर्क पे। और ये टॉर्क बढ़ेगा तो पावर बढ़ने का मतलब ये है कि जल्दी जल्दी वर्क डन होगा। जो मोटर से आप वाटर फिल करते हैं टैंक में, अगर ज्यादा पावर की है तो जल्दी पानी फिल हो जाएगा, और कम पावर की है तो आधा घंटा लगेगा, और ज्यादा पावर की है तो 10 मिनट में वाटर फिल हो जाएगा। तो पावर का ये इफेक्ट पड़ता है, और पावर टॉर्क से इस तरह रिलेटेड है। बाकी आपको आइडिया है कि अगर अल्फा कह रहे हैं ना, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, अल्फा 0 हो या 180, टॉर्क क्या होगा 0 होगा। इस केस में स्टेबल होगा, इस केस में अनस्टेबल होगा, जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में स्टडी किया था। मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, जब अल्फा 90 डिग्री होगा, तो टाउ इज इक्वल टू एम बी यानी कि एन आई ए, ये मैक्सिमम टॉर्क होगा। तो ये कंसेप्ट है क्लास टॉर्क का, जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके बाद जो मूविंग कॉइल गैलोमीटर है उसका ये प्रिंसिपल है, यानी ये टॉपिक मूविंग कॉइल गैलोमीटर का प्रिंसिपल है, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसमें हम स्टडी करेंगे कि गैलोमीटर से एमीटर कैसे बनता है और वोल्टमीटर कैसे बनता है। तो इस चीज़ को रिवाइज करना जरूरी है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा क्लास। ओके, थैंक यू।